अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया था। मैंने कहा उसमें से चंद चीदा आपके सामने रखूँ। पिंडी से शेख रशीद का मुकाबला मोहम्मद हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग नून के साथ है और ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। NH56 और NH57 56-57। और मेरे कबूतर का ये दावा है कि ये कांटेदार मुकाबला पूरे मुल्क में, जहाँ और लाहौर और कराची में दो तीन दिलचस्प मुकाबले हैं, उनमें से ये भी एक दिलचस्प मुकाबला है। कबूतर का दावा है कि यहाँ पर मुकाबला 19-20 का है, वो लंबी लीड वाला नहीं है। जो अच्छी चीज़ हुई है शेख रशीद के लिए, साबिक वज़ीर दाखिला के लिए, वो ये हुई है कि बैरिस्टर गौर अली ने उनके हक़ में बात की है। उनकी तवील शेख रशीद की मुलाकात हुई है। शेख रशीद अगामी तौर पर अब सारे PTI लीडर्स को मिल रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के हक़ में भी एक बयान दे दिया है। तो अब जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि PTI का NH56 से एक तहम ये नहीं होगा कि PTI दोनों हलकों में उनको सपोर्ट करेगी। NH56 में वो PTI के वर्कर्स का जो इरादा है वो शेख रशीद की तरफ झुकाव है, जबकि NH57 में उनको इसमें टफ मुकाबला मिल सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जो बैरिस्टर दानियाल हैं और वहाँ पे भी नून लीग का झगड़ा है, सज्जाद खान साहब अपनी मुहिम चला रहे हैं, वो अपनी मुहिम चला रहे हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून वाज़ेह तौर पर तकसीम है। तो ऐसी सूरत से शेख रशीद खुद ही फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन यहाँ हनीफ अब्बासी के साथ NH56 56 में जो उनका मुकाबला है वो 19-20 का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर अब मेरे कबूतर का दावा है कि शेख रशीद की हमायत का फ़ैसला कर दिया गया है PTI की जानिब से। वैसे भी कल जो 10 जनवरी है PTI के लिए बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान के हवाले से कल समाअत होनी है। देखते हैं कि बल्ला मिलता है PTI को या नहीं। कभी इम्कान ये है कि वो उन्हें मिलेगा। एक कबूतर का मेरा ये भी दावा था कि अगर कल नहीं मिलता PTI को बल्ला, तो ऐन मुमकिन है कि PTI कलम दवात पर इलेक्शन लड़े। बहुत सारे हलकों में कलम दवात उनका इंतखाबी निशान होगा। ये भी एक तजवीज़ चल रही है। और जो चीफ़ जस्टिस का रवैया है PTI के, जो जितने भी लोग जो वहाँ पे पेश हो रहे हैं, शुएब शाहीन हो, सरदार लतीफ़ खोसा हो या और वकला हों, तो वो बड़ा जारहाना है और उसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि उनके लिए नरम गोशा उनका नहीं है। तो बल्ला वापस मिलने के इम्कानात मेरे कबूतर के मुताबिक बहुत ही कम है। देखते हैं फिर अब इंसाफ के तकाजे क्या होते हैं। और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की कोचेस को फारिग ना करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अगर मुआहदे के तहत अगर वो उन्हें फारिग करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें बहुत भारी मुआवजे पेश करने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि सीरीज़ टू सीरीज़ उनकी खिदमात को लिया जाए और उन्हें आस्ता आस्ता फारिग किया जाए। तो आपने इतने भारी मुआवजों में रखा ही क्यों था? ये जिसने भी बोर्ड के साथ जुल्म किया, आपके पास अपने बहुत आला पाए के खिलाड़ी मौजूद हैं, आपने ये काम ही क्यों किया था गैर मुल्की कोचेस को, जिनको आपने डॉलर्स में तनख्वाहें दे रहे हैं और इतने भारी मुआवजों में तनख्वाहें दे रहे हैं कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। तो आपको पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। हमारे यहाँ ये रूटीन है कि हम जब अदारे यहाँ काम को मुकम्मल बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद उसके असलाह के पहलू ढूंढते हैं। काम शुरू करने से पहले उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं या उसके जो फ़ायदे नुकसान हैं उसकी जानिब हम कतई नहीं देखते। कबूतर ने बताया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में और बहुत सारे मौक़े में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की माली मुआवनत की है, खिलाड़ियों को उन्होंने पैसे भी दिए हैं। जब क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि वो गवर्नमेंट से कोई भी फंड नहीं लेते, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फिर क्या है? वो तो गवर्नमेंट का दायरा है ना, वो भी तो आपको देता है। तो इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी वाज़ेह पॉलिसी रखनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पॉलिसी रखनी चाहिए कि मुताद इदारे हैं तो फिर उस पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जहाँ पे 42 स्पोर्ट फेडरेशन पर उसके कवानीन का इतलाक़ होता है, उसके कवानीन का इतलाक़ फिर भी इन पे भी होना चाहिए। क्योंकि फिर जब आपसे ये फंड्स लेते हैं तो फिर आपके ताबे भी क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। ये असूल अगर 42 स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए है तो ये भी फिर एक स्पोर्ट्स है
اس پہ بھی اس کا اطلاق ہونا انتہائی ضروری ہے. کیونکہ میں پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اس لیے میں مین اس کی بات کروں گا. اگرچہ بہت سارے کبوتر کو میں نے دعویٰ بلکہ ڈیوٹی لگائی تھی، دعویٰ کہہ رہا ہوں کہ آپ نا اعداد و شمار میں اعداد و شمار ہی پیدا کر کے دوں گا، بتاؤں گا کہ جو وارداتوں میں اضافہ ملک بھر میں ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. سردی کی لہر کو سامنے رکھ کے چیکنگ کا اور ناکوں کا نظام بھی بالکل بری طرح متاثر ہو چکا ہے. پنڈی اسلام آباد میں تو وارداتوں کا خاص طور پہ فون چھیننے، موبائل چھیننے، موبائل کے چھیننے کی وارداتوں میں اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں، گاڑی کی چوریوں میں، قتل ڈکیتیوں میں، رازدانی کی وارداتوں میں، چوریوں میں، ان میں انتہائی اضافہ ہو چکا ہے. اور اس طرف توجہ دینے کی اشحد ضرورت ہے. ملک میں یہ لاقانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. آج 9 جنوری ہے اور میں پاکستان کے ایک لیجنڈ فنکار سلطان رائی کا ذکر کروں گا، جن کا قتل 9 جنوری 1996 96 میں گوجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے راستے میں جب ان کی کار کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا تو انہوں نے وہ کار ٹائر پہ بدلانے کے لیے وہاں رکے اور وہاں کھیتوں سے سائڈوں سے، کیونکہ اس وقت جو بائی پاس تھا اس وقت نہیں تھا اور بلکہ نیا بنا تھا ابھی، اور وہاں پہ ویرانی زیادہ تھی، تو انجانے میں انہیں ڈاکوؤں نے لوٹا اور ہلکی مزاحمت پر انہیں قتل کر دیا گیا. اور ان کے ڈاکو جو ہے بعد میں کیفے کردار تک پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا. تو آج 27ویں برسی تھی ان کی، اور ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ پاکستان کے سلطان رائی بہت بڑے لیجنڈ تھے. کسی کو اب یاد ہو یا نہ یاد ہو، انہوں نے بہت راج کیا فلم انڈسٹری پر. وہ بڑے خدا ترس آدمی تھے، بہت سارے گھرانوں کا وہ کفالت بھی کرتے تھے، بہت نفیس انسان تھے، اور حج بھی انہوں نے کہیں کیے تھے. کام ان کا الگ، لیکن ان کا رویہ اور ان کی عبادتی جو معاملات ہیں وہ ان کی شخصیت اور کام کے وجہ سے مختلف تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں خلیق رحمت کرے. ان کے لیے ہماری طرف سے دعائیں ہیں. میں نے کہا سلطان رائی کو بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ سلطان رائی کے اس وقت بہت بڑے فین تھے جب وہ اپنے عروج پر تھے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگر میری بات، خبر، تبصرہ آپ کو ٹھیک صحیح لگا ہو تو کل انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی نئی خبر، نئی بات کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.